हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, थर्मोडायनेमिक्स। ओ, ये तो दूध पी रहा है। वाओ, ये क्या बताना चाह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स दूध पीते हुए बच्चों के लिए है? पता नहीं यार, चलो देखते हैं क्या बात है इसमें, है ना बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन, है ना। तो हीट इन मोशन। तो कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हीट है किसी भी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ हीट from one form to another form that we will study here in thermodynamics, heat in motion. okay, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या है। हम कभी कह सकते हैं कि नाउ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, हाउ वी कैन नो दैट दिस रिएक्शंस और दिस रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम। हम कैसे जानेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में लोग पढ़ते क्या क्या है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये। तो जैसे देखो यहाँ पर ये बच्चा दूध पी रहा है ना, कितना प्यारा है, मासूम क्यूट सा है। नहीं, आप भी कभी बचपन में शायद ऐसे रहे होगे। तो ये तो खैर अंग्रेज का बच्चा लग रहा है। नहीं, बाय द वे मैं अगली बार इंडियन बच्चा लेके आऊँगा। ये दूध पी रहा है, तो दूध की जब इसके बॉडी में जाएगा तो वो डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, इम्बाइब होगा। तो वो दूध का जो केमिकल एनर्जी उसमें है वो इन सारे प्रोसेस होने के बाद उसको एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो दूध की केमिकल एनर्जी से उस बच्चे को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, वो हंगामा मचाएगा। यस नो। तो मतलब क्या बोलने जा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो केमिकल एनर्जी है आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग इट विल कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बेबी। सिमिलरली जैसे कोयला जलता है तो उसके कोयले की केमिकल एनर्जी, या पानी ऊपर से नीचे आता है तो पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं। बड़े ध्यान सुनना बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से सीखना है हम लोगों को भी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सीखते हैं कि जैसे दूध के केमिकल एनर्जी को कैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन सीखते हैं। जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तो वो इक्विलिब्रियम कैसे जाने रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। फिर तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसी भी चीज़ की फिजिबिलिटी, आप कोई मशीन बनाते हैं तो मशीन काम करेगा या नहीं करेगा, मशीन के काम करने की फिजिबिलिटी, या कोई रेफ्रिजरेटर, कूलर, स्कूटर, मारुति कार, वो रियली जो फंक्शनल है या नहीं फंक्शनल है। और अगर फंक्शनल है भी तो मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी, कितना पेट्रोल खाए, कितने दूर चलेगी। तो दिज ऑल फैक्टर्स, दिज ऑल पैरामीटर्स वी स्टडी हियर। तो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, वो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन इनफैक्ट है तो वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब हम ऐसे कहें कि A + B जोड़ दिए, कह रहे C + D बनेगा, तो जो लिख रहे हो वो बनेगा भी कि नहीं। वो हवा में नहीं बना रहे हो तुम कि कोई भी किसी से कुछ भी बना रहे हो, नहीं। जैसे किसी बच्चे के अंदर IITian बनने का उसमें वो इंस्टिंक्ट है और उसको उसके घर वाले कह रहे नहीं तुमको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, तो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है भाई, क्या जबरदस्ती कर रहे हो।
उसको खुद म्यूजिक सिखाओगे आखिर में बेसुरा रह जाएगा। इससे बढ़िया उसको IIT की तैयारी कराए होते हैं। यस नो? तो फिजिबिलिटी मतलब बेटा कि वो संभव है कि नहीं, फिजिबल मतलब होना, संभव होना, कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राइट? बात मेरी समझ गए आप लोग? तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम पानी की पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रॉम कोयले की जो केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, लाइकवाइज बैटरी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, हम इस बात को पढ़ते हैं। नाउ सी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, है ना, वो प्रोसेस संभव है या नहीं, ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। आप लोग फटाफट नोट करते रहो बच्चों, कॉपी पे उठा के नोट करते रहो। दूसरी बात, हम क्या नहीं यहाँ सीखते हैं, हमको यहाँ पता नहीं चल पाता, हमने ये चेक कर लिया कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। हियर वी चेक अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन और प्रोसेस, कोई भी है, वो प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं हम पता कर लिए, संभव है कि नहीं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाता रेट, कि वो किस रेट से होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज़ की चर्चा नहीं होती है। सो थर्मोडायनेमिक्स में रेट ऑफ, या कितने फास्ट वो प्रोसेस होगा, कितना स्लो होगा, इन सब बातों का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होता है। ओके, मेरी बात समझ गए आप लोग? चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेशन, कोई पूछे थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो कहोगे दिस थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, state of reaction, either reaction is equilibrium or not, and feasibility of the process is called thermodynamics. Okay बच्चों, it's a definition of thermodynamics. Now see, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म, कुछ ऐसे साइंस के शब्द होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, और इसके शब्द बड़े आसान है ना, ये आप पहले से ही सब कुछ जानते होगे बहुत सारी चीज़ों को। राइट? तो उन टर्म्स को जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, देन हम उसको आगे स्टडी कर पाएंगे, या उसके विषय में कोई बात किया जाएगा तो हम उसको समझ पाएंगे। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, मैं थोड़ा हट के बातें करूं। एक तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने दूध की बात की ना, हम जो खाना खाते हैं वो खाना देखो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। नहीं, जो गोभी या लौकी अभी मार्केट में है, सब्जी बनी है, खा गए तो हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अगर उसमें प्रोटीन है तो बल्ले सल्ले निकल जाएंगे, थके हैं तो एनर्जी मिल जाएगी। जो 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 लौकी बाहर था वो लौकी हमारे बॉडी का हिस्सा बन गया। नहीं, मुर्गा जो बाहर था, मुर्गा खाया तो मुर्गा उसके बॉडी का हिस्सा बन गया। वाह, समझ रहे हो आप? इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से बात करूं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन न आए। पहली बात तो ये, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे पोर्शंस कॉमन हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा हो जाता है आपका, तो फिजिक्स में आपको समझने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। फिजिक्स में अच्छा हो जाएगा तो केमिस्ट्री अपने आप, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा ना कि हर रिएक्शन के फिजिबिलिटी को चेक करता है, कोई रिएक्शन संभव है कि नहीं। तो चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पढ़ें, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें, बहुत ध्यान सुनना बच्चों आप लोगों को, बहुत ध्यान से, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम लोग हीट इन मोशन का अध्ययन करते हैं, रिएक्शन के फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, जिसमें हम लोग स्टेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं। यस, इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पता नहीं करते हैं। बाय द वे, चलो बाय द वे, तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, बजाय इसके फिजिकल के बहुत सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीधे थर्मोडायनेमिक्स है, मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक में थर्मोडायनेमिक्स है, और केमिस्ट्री में अच्छा है तो फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में अच्छा है तो केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ऑल्सो। बहुत ही शानदार चैप्टर, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें जब हम पढ़ाते हैं ना तो धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती हैं, जैसे आपको शुरू में आसान लगेगा, फिर तो जो चीज़ें आपको समझ में आए, आसान लगे, उनको पकड़ के चलना है। और आपको सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो कौन सी है, NCERT,
वो पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, कम ऑन सी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं बच्चों सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ये 3 टर्म्स हैं जो हमको शुरू में सीखना है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, राइट। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं जिस चीज को हम अध्ययन कर रहे हो, द इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जैसे सपोज करो मैं कोई किसी बच्चे को अध्ययन कर रहा हूँ, मैं किसी बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो बच्चा मेरे लिए सिस्टम हो गया। मान लो जैसे आप पढ़ने आए हो यहाँ पर, हैं, तो आपके माता पिताजी के लिए आप सिस्टम हो, और आपके अलावा दुनिया की बाकी सारी चीज़ें, मतलब जहाँ रहते हो हॉस्टल में, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपका कोचिंग, एवरीथिंग एल्स बिसाइड यू आर सराउंडिंग। बाकी सारी चीज़ सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग में तो पूरा ब्रह्मांड है कि नहीं? सराउंडिंग में तो पूरा ही ब्रह्मांड है। तो सिस्टम क्या है? जिसको हम अध्ययन करते हो, द पार्ट ऑफ द वर्ड विच वी स्टडीड, द इन्वेस्टिगेटिंग, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जिसको हम स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ये आपके माता पिता के लिए आप सिस्टम हो गए, नहीं? मेरे लिए मेरे बच्चे सिस्टम हो गए। तो उनके अलावा उनकी से, अब मेरा अभी लॉकडाउन हुआ तो मेरे बच्चे अपने अपने घर चले गए गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। तो अब मैं सोचने लगा वो घर गया है तो उसे कितनी पढ़ाई हो पा रही होगी, कैसा माहौल मिल पा रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई, राइट। तो सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू विच वी स्टडी और इन्वेस्टिगेट, जिसको हम स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये सब डिफाइन करने से हमारे लिए चीज़ों को समझना क्या होता है? आसान होता है। नाउ सराउंडिंग क्या होता है बच्चों? सिस्टम को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड सराउंडिंग है। मतलब एक बच्चा जिसको आप घर से आए तो आप सिस्टम हो गए अपने माता पिता के लिए, तो आपको छोड़ करके पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, राइट। लेकिन अब ब्रह्मांड हम क्यों पढ़ते हैं सराउंडिंग को? बिकॉज सराउंडिंग उसको प्रभावित करता है, उसके रिएक्शंस को, उसके नेचर को, उसके थर्मोडायनेमिक सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो वैसे कहने को तो पूरा यूनिवर्स ही सराउंडिंग है एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर बॉडी, लेकिन जिन चीज़ों का उससे इंटरेक्शन हो, जैसे अब कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया है तो कहने को अमेरिका भी उसके सराउंडिंग का पार्ट है, बट वो अमेरिका में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसको प्रभावित नहीं करती हैं। अगर प्रभावित करती हैं तो रियली सराउंडिंग का पार्ट हो जाएगा। तो वैसे सराउंडिंग तो पूरा यूनिवर्स होता है, बट हम सिर्फ सराउंडिंग के उसी पार्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रभावित करता है। तो कोई पूछे सराउंडिंग क्या है? इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान सुनो। बच्चे करते क्या हैं कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो उसको बड़े कैजुअली लेते हैं, हाँ तो हमको आता है, लेकिन जब वही चीज़ें मिल के इकट्ठी हो जाती हैं और सवाल बनते हैं तो वहीं पसर जाएगा, वहीं पर वो पसर जाएगा, सन्नाटा मार देगा। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं, इनको एक ही बार बात करना होता है। तो सराउंडिंग क्या है बच्चों? सराउंडिंग है द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। रेस्ट पार्ट, रेस्ट मतलब एक्सेप्ट सिस्टम, हम सिस्टम को छोड़ के बात कर रहे हैं। रेस्ट मतलब एक्सेप्ट सिस्टम, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का बाकी हिस्सा सिस्टम को छोड़ के उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सराउंडिंग बोलेंगे। तो बट वी कंसर्न, हम सिर्फ उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। वी कंसर्न ओनली दोज पार्ट्स by which system is affected, हम सिर्फ उसी से कंसर्न रख रहे हैं जिससे हमारा सिस्टम प्रभावित होता है ना। अब मेरे एग्जांपल देना, आप पढ़ने आए हो तो फिर आपको छोड़ के तो पूरी दुनिया ही सराउंडिंग है, लेकिन आपके माता पिता इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके टीचर्स कैसे हैं, कोचिंग क्लास चल रही नहीं चल रही है, टेस्ट हुआ नहीं हुआ, आपका रूममेट कैसा है, आपको अच्छा खाना मिला कि नहीं, और वहाँ आसपास का माहौल कैसा है, बिकॉज वही सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों?
समझ में आया तो फटाफट यस बोलना है और इसको सीखते चले जाना है। ओके, सराउंडिंग। नाउ अब जरा मुझे इसमें मुझे आंसर बताओ आप लोग। प्रखर्स मॉम, प्रखर कोई बच्चा, उसकी मम्मी जो है दूध उबाल रही है, राइट। तो फाइंड सिस्टम एंड सराउंडिंग इन गिवन फिगर। इस फिगर में आप लोग जल्दी से आंसर करो कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। वो दूध को उबाल रही है। ओके, कम ऑन एवरीवन। तो आपको बताना है कि प्रखर की मम्मी जो है दूध उबाल रही हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। चलिए, तो मैं ऐसे ही एक खेलने कूदने के लिए जनहित में जारी एक सवाल दे दिया है ना, सो दैट हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें। वेरी नाइस। सिस्टम इज मिल्क एंड सराउंडिंग इज होल वर्ल्ड, ऑल्सो होल वर्ल्ड एक्सेप्ट मिल्क, होल यूनिवर्स एक्सेप्ट मिल्क। लेकिन हम लोग को क्या है यहाँ पे, हम सराउंडिंग में ये जो इसको गर्म हीट मिल रहा है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है, ये इसका सराउंडिंग हुआ नहीं। तो ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग समझ गए हैं। वेरी नाइस। नाउ बाउंड्री क्या होता है। बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बाउंड्री के इंपॉर्टेंस से बात करूंगा मैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप बहुत लॉजिकल हो जाओगे, आपको मजा आएगा। अब बताऊं मैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक चीजें थोड़ी बहुत सबको आती हैं, लेकिन जब वही अच्छे लग जाती हैं तो लोग फ्लैट हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस आप उस एंड पे बैठ के मेरा साथ दो। देखो, लोग क्या बोलते हैं टीचर से, सर आप मेरे बच्चे का ध्यान रखिए। मैं क्या बोलूँ, आप मेरा ध्यान रखो, जस्ट फॉलो मी। लेट्स सी बच्चों, कम ऑन। बाउंड्री क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस है, इंटरफेस उनके बीच में जो है बाउंड्री वॉल है, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस, ओह सॉरी, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बाउंड्री, वॉल। और ये बाउंड्री बहुत मजेदार चीज है थर्मोडायनेमिक्स में। अभी तुमको अब कुछ नया सुनने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बाउंड्री बहुत मजेदार चीज है बच्चों। तो बाउंड्री ये कई तरह की हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग में। जैसे अभी मैं पीछे बात कर रहा था, ये देखो, तो ये दूध अगर मेरा सिस्टम है तो बाउंड्री क्या हुई, बाउंड्री को मैं ये ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। ये मेरी बाउंड्री हुई, ये बाउंड्री हुई, ये बाउंड्री हुई, ऐसे ऐसे, ये क्या हुई बच्चों, बाउंड्री हुई। ये मेरा दूध के बाहर बाउंड्री। अच्छा, एक बात और, मैं बाउंड्री कई टाइप का होता है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको। देखो, ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। ये जब तुम सवाल पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स के सवाल जरूर एग्जाम में आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आते हैं और हर जगह बहुत हेल्प करता है। तो अगर इसको समझ गए हम लोग तो चुटकी बजाय सवाल खत्म। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अ रिजिड बाउंड्री, रिजिड मतलब अभी इसको गर्म करेंगे तो ये फूलेगा पचकेगा नहीं भाई, इट विल नॉट इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, सो रिजिड बाउंड्री मतलब यू कैन से इट इज फिक्स्ड बाउंड्री। इसको रिजिड बाउंड्री बोल सकते हैं हम लोग, या क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड बाउंड्री। ओके बच्चों, ये हुआ। दूसरा, ये जो बाउंड्री है बच्चों, इट इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल मीन्स यू नो मूवेबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल और वी कैन से मूवेबल, जो मूव कर सकता है, मूवेबल बाउंड्री। तो बाउंड्री कितने टाइप की यहाँ पे हुई, दो टाइप की, फ्लेक्सिबल और मूवेबल। ओके, सो जो बाउंड्री हमको दिख रही है प्रैक्टिकली, जैसे ये वाली बाउंड्री, इट इज कॉल्ड यू नो रियल बाउंड्री, है ना। जो ये बाउंड्री हमको दिख रही है, दिस वन, जो ये बर्तन है, ये जो कंटेनर है बच्चों, इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री, रियल। और ये जो बाउंड्री जो हमको कोई दिख नहीं रहा है, कोई ऐसे इसको घेरा हुआ हो, देयर इज नो रियल बाउंड्री, देयर इज नो यू नो रियल समथिंग विच कवर द वॉल, रियल वॉल इन बिटवीन, इसको बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। वाओ, ये सब शब्द बाबा नागदेव के नहीं हैं, ये सब शब्द केमिस्ट्री के हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हैं। और अगर आप हायर स्टडीज़ करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत है यार, बहुत है। ये तुम्हें मजाक लगता है कि तुम जो खाना खाए हो, खाना पचेगा कि नहीं पचेगा तुम्हारी बॉडी में,
फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ये सारी चीज़ें अध्ययन करते हैं यार, गजब है थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग बीटेक आईआईटी में बीटेक में पढ़ाया गया था, हमको तो 3 साल पढ़ाया गया था, मैकेनिकल वगैरह में पूरे 4 साल पढ़ाया था। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नो बच्चों। तो बाउंड्री कौन कौन सी हुई हमारी, लेट्स सी। बाउंड्री एक हमारी हुई है रिजिड बाउंड्री, जो बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, दिस वन इज फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री विच इज नॉट, देर इज नो वॉल इन रियलिटी, है ना, देर इज नो वॉल इन रियलिटी, बट हियर वी हैव यू नो वॉल और यू कैन से यूटेंसिल। सो दिस आर रियल बाउंड्री, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल बाउंड्री। ओके, सो बाउंड्री क्या है, इंटरफेस। व्हाट इज बाउंड्री, इट इज इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, नाउ बताओ, श्याम इज स्टडिंग अ बलून फिल्ड विद हीलियम गैस। आपने बलून खेला होगा, तो हीलियम गैस से भरा हुआ एक बलून है जिसको श्याम जो है अध्ययन कर रहा है। तो फाइंड सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तब बताओ इसमें सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के विषय में बताओ। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है, कम ऑन एवरीवन। तो सिस्टम हमारा देखो गैस है ना, सिस्टम, हम हीलियम गैस में भरे हुए हैं, दिस हीलियम गैस इज आवर सिस्टम, है ना। सराउंडिंग क्या है, उसके अलावा पूरा ये क्या है बच्चों, दिस ऑल आर सराउंडिंग, ये हो गया सराउंडिंग। ओके, एंड द बाउंड्री, दिस वन इज बाउंड्री, ये हो गया बाउंड्री, ये है बाउंड्री। बलून इज बाउंड्री, बलून इज बाउंड्री। ओके, अगर मैं ऐसे ही मस्ती में पूछूं कि बताओ, सब लोग फटाफट आंसर करो, आप लोग बहुत शान से बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, वाह क्या बात है। अब मुझे बताओ कि ये जो बाउंड्री है ये रियल है और इमेजिनरी है, एवरीवन कम ऑन, बाउंड्री इज रियल और इमेजिनरी, कम ऑन आंसर मी, दिस बाउंड्री इज रियल और इमेजिनरी, प्लीज आंसर। बाउंड्री इज रियल, ओहो क्या बात है, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग। अब मुझे ये बताओ कि ये जो बाउंड्री है ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, कम ऑन एवरीवन, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। क्या बात है, द बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल, वाह वेरी नाइस, दिस बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल। अभी रियल, इमेजिनरी, फ्लेक्सिबल, अभी दो और कैटेगरी है बाउंड्री की, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। एक दो और कैटेगरी है बच्चों, मैं दिखाता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो पहला कैटेगरी क्या हुआ हमारा, फर्स्ट कैटेगरी इज रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रियली है या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी एक दोस्त ने कहा कि सर फिर बता दीजिए टाइप्स ऑफ बाउंड्री, चलो ध्यान सीख लो, इतना अच्छा सीखो ना, मैं एक ही बात बोलता हूँ, भूल जाओगे तुम जिंदगी में क्या बनने वाले हो, नहीं बनने वाले हो, भूल जाओ तुम्हारा पीछे कितना बुरा था अच्छा था, अभी को बस याद करो, मजे लो इसको, अभी का अच्छा करो। इसके ऊपर थियरी है जो भी बोलने का टाइम नहीं है, कि प्रेजेंट में जियो, छोड़ो उड़ाओ, तो अपने आप फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो कुछ दोस्त जो हैं पीछे आगे बातें करते रहते हैं, नहीं करना बेटा, देखो तो ध्यान सीखना, तो इसलिए उनका छूट जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं जो है कंटेनर में दूध गरमा रहा हूँ, ओके, ऐसे जो मैं एग्जांपल दिया था आपको, गरमा रहा हूँ तो लाल रंग से दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, यहाँ पे रियली में कुछ तो नहीं है ना भाई, तो यहाँ कैसा बाउंड्री है, अगर यहाँ कोई बाउंड्री हम सोच रहे हैं, इट्स इमेजिनरी बाउंड्री, है ना, ऐसा नहीं कोई कुछ रखा हुआ है दूध के ऊपर, बिल्कुल नहीं। एंड दिस वन इज रियल बाउंड्री, तो रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अगेन मैं रिपीट मार रहा हूँ, दिस वन इज रिजिड एंड ऊपर इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री, डाइथर्मिक एंड एडिएबेटिक बाउंड्री। ओके बच्चों, मैं आता हूँ आगे, रियल एंड इमेजिनरी हमने इसको देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। रिजिड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि रियल एंड फ्लेक्सिबल से हमको क्या थर्मोडायनेमिक्स में क्या हमें एस्पेक्ट लेना है, थर्मोडायनेमिक्स के विषय में क्या आइडिया लेना है। ओके बच्चों, लेट्स सी, फोकस करो। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ऐसे बहुत ध्यान सुनना, और जब भी आगे रियल बाउंड्री बोला जाएगा तो आप तुम तुरंत समझ जाओ कि अच्छा इसका ये मतलब हुआ। वो अगर ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर रहा, इट्स अ रिजिड बाउंड्री है, रिजिड। सो व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म रिजिड बाउंड्री, रिजिड मीन्स ऑब्वियसली नॉट मूवेबल, रिजिड मीन्स नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं कर रहा है। ओके,
सो लेट्स सी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू, या डी छोड़ो, डी परेशान करेगा, वाई वी शुड यूज यूर डी, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है बच्चों? बोलो यस नो, बोलो रे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? और आपने भी पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया है। तो यहां से क्या हुआ बच्चों बताओ? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है गाँव वालों? देखो तो ये क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो क्या हुआ यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी। भाई हम करें किसी का, सपोज करो, ध्यान समझो, ध्यान समझो बच्चों, किसी का एरिया ऐसा ए है, ये एरिया है राइट, ये एरिया ए है, दिस इज, मान लो इसका जो एरिया है ए है। अब ये इतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कितना एक्स, तो इतना चेंज होने से कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, ए इंटू एक्स, तो ये वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। वैसे ही वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ हमारा, ध्यान सीखो, ध्यान से सभी लोग, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बहुत अच्छे। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। कौन सा प्रेशर? यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कितना लगा, प्रेशर एरिया ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर सीख लो भैया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है इतना। हाँ तो ये वॉल्यूम है पूरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, ये एरिया और ये एक्स, एरिया इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज। ओके वाओ ग्रेट, बहुत अच्छे। तो बच्चों प्रेशर, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी हुआ कि नहीं बताओ? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देख लो प्यारे बच्चों, आप लोग छोटे छोटे हो ना, इसलिए आपको खूब बहला फुसला के लॉलीपॉप खिलाते हुए पढ़ा रहा हूँ प्यार से, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे अच्छे भी, तो इसमें बहुत तेज, सभी बहुत तेज हैं। वाओ सी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा वी, तो क्या पी डेल्टा वी। तो अगर कहीं पर डेल्टा वी जीरो हो जाए, जरा सोचो, अगर कहीं पर डेल्टा वी जीरो हो जाए, हमने क्या बोला बच्चों? हमने ये बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी। ठीक है, अगर डेल्टा वी जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा वी क्या है, फिर ध्यान सुनो, आपने लिखा हुआ है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, बताओ क्या लिखे हो, ए इंटू एक्स। तो एरिया तो जो है वो है, ये डेल्टा वी जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब वो डिस्प्लेस ही नहीं होगा, जब वो मूव ही नहीं करेगा, हैं। वाओ, तो अगर कोई रिजिड बाउंड्री है बच्चों, अगर कोई रिजिड बाउंड्री है तो मूव नहीं करेगा, मतलब वहाँ x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वहाँ डेल्टा v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाए कि एक सिस्टम है वो रिजिड बाउंड्री में है, किसमें है, रिजिड बाउंड्री में है, तो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड के ओ मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एवरीवन गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट, समझ गए या नहीं? तो जहां पर भी रिजिड बाउंड्री होगा, सब लोग इसको ध्यान समझ लें, रिजिड बाउंड्री का मतलब वर्क डन जीरो, और फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वहाँ वर्क डन मे नॉट बी जीरो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी जीरो। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वर्क डन होगा ही होगा। अब भाई ठीक है, कोई गुब्बारा है, गुब्बारा है, अब ये फ्लेक्सिबल हो सकता, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन तब ना चेंज होगा तो इसमें आप
फूको गैस, उसमें गैस ब्लो करोगे, आपने गैस ही नहीं डाला, कोई प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन कैसे होगा? तब इसमें चेंज ही नहीं होगा। तो ये चेंज कर सकता है, इसमें कहूँगा तुम ये कर सकते हो, लेकिन करोगे तब ना भाई। तो इसमें कैपेबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री में वर्क डन मे नॉट बी जीरो, बट रिजिड बाउंड्री में वर्क डन विल डेफिनेटली बी जीरो। यहाँ जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ वर्क डन हो सकता है। ओके, और इसको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, आगे पूरे ज़िंदगी भर अगले जन्म में भी पैदा हो तो इतना ज़्यादा अच्छे सीख जाओ, दिमागों में इतना बैठा लो इसको कि पैदा हो तो रिजिड बाउंड्री बोलते हुए पैदा हो। समझ रहे हो? तुम रोते हुए रिजिड बाउंड्री बोलो। चलो कमन नाउ, डाइथर्मिक एंड एडियाबेटिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल एंड एडियाबेटिक वॉल, भाई ऐसा है कि हम लोग नॉर्मल जो पानी का बॉटल वोटल आता है, नहीं जो मार्केट में खरीदते हैं वो प्लास्टिक वाला, तो पानी ठंडा रहता है तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना? उसमें कई बार हम लोग गर्म पानी भरते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो डाइथर्मिक बाउंड्री किसको बोलते हैं? वो बाउंड्री जो अपने जिस बाउंड्री से हीट का फ्लो अलाउ हो, बाउंड्री विच परमिट द फ्लो ऑफ हीट। ऐसी बाउंड्री जो हीट के फ्लो को परमिट करे, हाँ, तो बाउंड्री विच परमिट्स फ्लो ऑफ हीट, जो हीट के फ्लो को परमिट करे। तो गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, और वो क्या होगा डिपेंड करता है सराउंडिंग, उसको सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आना है। मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम भाषा भी यूज करूँगा, बताऊँगा थोड़ी देर बाद आपको, उस पर मुझे डिस्कस करना है। तो अगर जो बॉडी है, मान लो तुमने ठंडा पानी लिया कहीं, वैसे ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, कहते हैं बॉडी से टेम्परेचर पानी का थोड़ा बॉडी के आसपास होना चाहिए। बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना, तो 37 ही पानी होना चाहिए, 5 डिग्री अप डाउन चलेगा। लेकिन लोग पता नहीं क्यों बहुत ठंडा पानी पीते हैं। तो हम तो नहीं पीते, शायद आप भी नहीं पीते होगे, उससे बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बाय द वे। तो अगर हम प्लास्टिक के बोतल में लेते हैं तो जल्दी न पिए तो गर्म नॉर्मल होने लगेगा। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर टेम्परेचर अकॉर्डिंग होने लगता है, राइट? तो डाइथर्मिक वॉल जो है इसको परमिट करता है। एडियाबेटिक वॉल जो होता है वो हीट फ्लो को अलाउ नहीं करता, does not allow heat to pass through, does not allow heat to pass through। वो हीट को अपने से पास होने नहीं देता, अलाउ नहीं करता। क्या ये थर्मोफ्लास्क से पानी लेते हैं हम लोग, तो वो जैसा रखें वैसा ही रहता है। वो गर्म है तो बाहर ठंडा, तभी मेंटेन रखेगा अपना गर्म हो, राइट? समझ गए आप लोग बच्चों? तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। डाइथर्मिक एंड एडियाबेटिक वॉल, यहाँ से हम लोग हीट का फ्लो अलाउ होगा, यहाँ पे हीट का फ्लो अलाउ नहीं होगा, राइट? चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी कितने तरह की बाउंड्री होती है बच्चों। कम ऑन एवरीवन, बाउंड्री तीन टाइप में डिवाइड है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, डाइथर्मिक एंड एडियाबेटिक। रियल जो सही में दिखाई पड़ता है, इमेजिनरी जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हम सोचते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग में जो इंटरफेस तो है ही है तो वो होगा ही होगा। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो रिजिड मतलब जहां वर्क डन 0 होगा, जो मूव नहीं करता, x 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा भी 0 होगा। फ्लेक्सिबल जो वर्क डन कर सकता है, हीट के फ्लो को अलाउ करेगा। ये सिस्टम अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में लाता है, और इस लाने के लिए हीट का फ्लो होता है। हीट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होना, इट्स कॉल्ड हीट। तो डाइथर्मिक वॉल उसको अलाउ करता है और ये उसको अलाउ नहीं करता है। ओके, ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमेशा इसी पे ध्यान देना है कि जो हमने पढ़ा हमको कितना समझ में आया। कई लड़के ना, वो जब उनको थर्मो पढ़ाओ तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो पढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ऐसा नहीं करें। जो पढ़ो उसको अच्छे सीखो। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप का हो गया। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो लेट्स सी ओपन सिस्टम क्या है।
ओपन सिस्टम, खुला हुआ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी, मास और जैसे क्लासरूम है बच्चों, क्लासरूम में एसी लगा हुआ है और क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, और क्लासरूम थोड़ी देर बाद आया तो 40 से बच्चे जो है 38 हो गए, 38 हो गए, और क्लासरूम खुला हुआ है, एसी अंदर चल रहा है, तो एसी की गर्मी अंदर बाहर फ्लो कर रही है, तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और बच्चे भी 40 से 38 हो गए, तो बच्चे भी अंदर, मास भी अंदर बाहर कर रहा है। इट्स ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जैसे आपको किसी ने एक गिलास दूध दिया पीने के लिए। कई लोग चिढ़ाते हैं ना कि यार तुम इतने बड़े हो गए भी दूध पीते रहते हो, गजब है और कई लोग इससे प्रभावित भी आते हैं। नहीं, दूध है और ये गर्म दूध है, दूध गर्म है तो इसमें से हीट जो है बाहर निकलेगा, तो एनर्जी का फ्लो है, और दूध उड़ रहा है तो डेफिनेटली दूध के कुछ मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज होते रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एनर्जी और मास और हीट का फ्लो इधर से भी होता रहता है। गिलास तो डाइथर्मिक वॉल है, कैसा है, डाइथर्मिक है, रिजिड है, दिस वन इज डाइथर्मिक एंड रिजिड। रिजिड मतलब ऐसे गिलास ऐसे हो रहा है, और डाइथर्मिक है तो मतलब हीट फ्लो करे, अलाउ करेगा। इस मास और एनर्जी, तो ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज होता है विद सराउंडिंग। अब सिस्टम के अलावा पूरा ब्रह्मांड तो सराउंडिंग ही है उसके लिए। इफ सिस्टम जो है मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है, इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, लाइक दिस वन इज केस ऑफ ओपन सिस्टम। क्लियर बच्चों? ओके, राइट। नाउ अब क्लोज सिस्टम की, जैसे क्लोज सिस्टम की बात करता हूं, तो क्लोज सिस्टम क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो मास के फ्लो को अलाउ नहीं करता लेकिन एनर्जी फ्लो हो जाएगा। जैसे दूध रखा हुआ है भगोने में, किसी बड़े कंटेनर में, और ऊपर से हमने इसको ढक दिया है, तो अब ये तो बाहर नहीं जा पाएगा, बट ये अच्छा एक बात समझो, जिससे ढका ये सभी कैसे होने चाहिए, ये सभी डाइथर्मिक होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है बच्चों। वॉल शुड बी, बाउंड्री शुड बी डाइथर्मिक। अगर जिनसे ढके हो ये एडियाबैटिक हो गए और रिजिड हो गए, तो फिर तो क्या हुआ, आपने मास को भी फ्लो नहीं करने दिया और ये भी फ्लो नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा यार। तो क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसे मास का फ्लो अलाउ नहीं है, एनर्जी का फ्लो अलाउ है, हीट का फ्लो अलाउ है। ओके बच्चों, इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, सॉरी क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में इसको हम जो ढक दिए हैं, तो ढक दिए तो उड़ने नहीं दे रहे हैं मास को, बट ये वॉल कैसा होना चाहिए, डाइथर्मिक वॉल होना चाहिए। अगर ये एडियाबैटिक वॉल हो जाएगा तो मास तो गया नहीं और एनर्जी भी नहीं गया, यहाँ एनर्जी अलाउड, एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड, एक्सचेंज ऑफ मास इज नॉट अलाउड। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए कम ऑन, अब ये एग्जांपल है, अ सिलेंडर फिल्ड विद अ गैस हैविंग रिजिड एंड डाइथर्मिक वॉल। इफ, है ना, ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है बच्चों को, ध्यान समझना, ये सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर को मैंने ढक रखा है, इसमें गैस भरा हुआ है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ सिलेंडर फिल्ड विद अ गैस हैविंग रिजिड, अभी देखो रिजिड है, रिजिड मतलब वर्क डन जीरो है। मैं आप लोग एक बात बताना चाहूँ, यहाँ पे मैंने कहा ना कि एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड हो। ओके, जब कोई वर्क डन करता है ना, आगे इसको और डिटेल में सीखें हम लोग, वर्क भी एक तरह की एनर्जी है भाई, काम करने से एनर्जी लॉस नहीं होता यार, तो मतलब हमने खूब काम किया तो एनर्जी लॉस हो गई, यस। तो वर्क एक तरह की एनर्जी है, समझ लो आप, अभी आगे डिटेल में इसको समझेंगे। तो क्या हुआ, अगर रिजिड बाउंड्री है, कैसी रिजिड बाउंड्री है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो अगर कोई सिलेंडर में गैस भरा हुआ है एंड हियर वी हैव रिजिड बाउंड्री, मीन्स वर्क डन जीरो, एंड डाइथर्मिक वॉल, अगर ये वॉल डाइथर्मिक है तो हीट का फ्लो तो अलाउ हो गया, क्लोज्ड है ये, तो मास का फ्लो अलाउ नहीं है, तो इट इज क्या सिस्टम हुआ, ये क्लोज सिस्टम हुआ। कैसा हुआ, क्लोज सिस्टम। बट अगर ये रिजिड और एडियाबैटिक हो जाए, ये रिजिड मतलब
वर्क डन 0। वाओ, एडिएबेटिक मतलब अगर ये एडिएबेटिक हो जाए तो ये हीट का फ्लो भी मतलब एनर्जी का फ्लो भी अलाउ, क्यों मतलब हीट, हम लोग हीट को क्यू से दिखाते हैं। ओके, तो अगर ये एडिएबेटिक बाउंड्री हो जाए तो ये हीट के फ्लो को भी अलाउ नहीं कर रहा है, तो ना ही एनर्जी पास हुआ, एक्सचेंज हुआ, और क्लोज किए हो तो ना ही मैटर हुआ। ठीक है, बात समझ गए मेरी आप? तो ये कैसा हो गया बच्चों? दिस वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, आगे बताने वाला हूं। इसमें ना तो मास गया ना ही एनर्जी गई, ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर हम लोग क्लोज सिस्टम बनाना चाहते हैं तो या तो इसको रिजिड से फ्लेक्सिबल करो, समझना, परीक्षा में तुरंत अटैक कर देना बच्चों, क्या बात है ऐसे, या तो तुम इसको फ्लेक्सिबल कर दो। अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया, ये एडिएबेटिक रख लो तुम। या फिर ये रिजिड है तो ये डाइथर्मिक कर लो। समझ में आ रहा है? बोलो यस नो, सभी लोग बोलो। दो बातें सिखाई मैंने कहा अभी जो कंडीशन मैंने दिया है ये क्लोज सिस्टम नहीं है, अभी ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इसको क्लोज सिस्टम बनाना चाहते हैं तो या तो हम इसको फ्लेक्सिबल कर दें, फ्लेक्सिबल करते ही वर्क डन शुरू, फिर सुन लो, फ्लेक्सिबल करते ही वर्क डन शुरू, वर्क डन मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट शुरू। लेकिन क्लोज है तो गैस अंदर बाहर नहीं करेगा, अच्छी एक बात। या फिर इसको रिजिड ही रहने दो, इसको डाइथर्मिक कर लो, ठीक है, या दोनों कर लो, इसको फ्लेक्सिबल कर दो, इसको डाइथर्मिक कर दो, तब भी चलेगा। लेकिन ये बंद होना चाहिए, अगर इसको खोल दोगे तो गैस अंदर बाहर करेगी, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगला एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्स में देखा सवाल, कहता है इनमें से कौन सा केस है क्लोज सिस्टम का, कौन सा केस है आइसोलेटेड सिस्टम का। उसमें रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, डाइथर्मिक वॉल, एडिएबेटिक वॉल, ये सब करके बच्चों को खिलाता रहता है उसमें। तो अगर आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है बस। और मैं एक आपको और आइडिया दूं, घर जाके ना कमरा बंद करके अपने से बोलो, अपने माँ को समझाओ, बाबूजी को, तो उनको समझाओगे तो उनको तो वो ठीक है जितना समझेंगे, लेकिन आपको फायदा हो जाएगा। या अपने किसी पड़ोसी बच्चे को समझाओ। कम ऑन सी, अ सिलेंडर फिल्ड विद द गैस, दूसरा एग्जाम्पल है, बोला नहीं है, अ सिलेंडर फिल्ड विद द गैस and having movable piston and डाइथर्मिक और एडिएबेटिक बाउंड्री। अब देखो मैंने ऐसा लिया बच्चों, ये देखो सिलेंडर लिया, इसमें हमने गैस भर दिया, ओके भर दिया, फिर एंड हैविंग मूवेबल पिस्टन, यहाँ ऊपर पिस्टन लगा दिया बच्चों, और ये पिस्टन कैसा है, मूव करने वाला है, फिक्स नहीं है, मूव करेगा। तो मूव करेगा मतलब, अच्छा ये पिस्टन लगा दिया मतलब क्लोज कर दिया, गैस अंदर बाहर नहीं करेगा, ये क्लोज तो हो गया। मूवेबल मतलब वर्क डन करेगा। ओके नाउ अब इसकी बाउंड्री चाहे एडिएबेटिक कर लो चाहे डाइथर्मिक कर लो, यहाँ क्या किया हमने, इसको फ्लेक्सिबल कर दिया। वाह वाह वाह, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, और ये पता है एग्जैक्टली यही सवाल IIT में पूछा गया था। ओहो माय गॉड, ये क्या हुआ, ये मूवेबल, आगे समझना, जैसे ही मूवेबल पिस्टन बोलता है मतलब पिस्टन मूव कर सकता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल हो गया, और फ्लेक्सिबल हो गया मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं, वर्क डन हो सकता है। ओके मतलब ये अगर मूवेबल पिस्टन है तो आप ये मूवेबल करते ही क्लोज सिस्टम हो गया, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज शुरू और मास का एक्सचेंज क्लोज, बंद। अब इसको तुम चाहे जो कर लो यार, एडिएबेटिक कर लो चाहे डाइथर्मिक कर लो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बच्चों? वाओ, मजा आ रहा नहीं यार हमको, ये बताओ तुम लोग। मैं तो थर्मो इसलिए शुरू किया हूँ कि इसी बहाने तुम लोगों की पूरी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करा दूंगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ये सोच के पढ़ाता हूँ, ऐसा पढ़ाऊँ कि बच्चों को मजा आ जाए, वो थर्मो करने लग जाए बस। नाउ एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको भी पहले बोला भी, और फिर से इसको बोल देता हूँ। सी अ सिस्टम कैन, बहुत इंपॉर्टेंट, अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, और इन सब बातों को हमेशा के लिए दिमाग में रख लो। एक सिस्टम एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग। मतलब एनर्जी का लेन देन जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो काम करके
या हीट के एक्सचेंज के साथ। तो बच्चों हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है, एनर्जी का आगे हम इसको और डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अगर कोई वर्क डन कर रहा है तो भी एनर्जी प्रभावित होगी, या कोई हीट का लेन देन कर रहा है, हीट को हम लोग क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, देखो अब ये फ्लेक्सिबल होगा, ये मूव करेगा ना, मूव करेगा, हैं? फ्लेक्सिबल मतलब जो मूव कर सकता हो, पिस्टन, मूवेबल पिस्टन मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो डेल्टा वी होगा, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या बच्चों, एनर्जी। तो एनर्जी कहीं लिखा हो कि इन दो के मतलब सिस्टम के अलावा क्या है, सराउंडिंग। तो अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ में वर्क करता है, मतलब सिस्टम वर्क सराउंडिंग पे करे या सराउंडिंग सिस्टम पे काम करे, व्हाटएवर, तो अगर वर्क करता है तो एनर्जी चेंज होगा, या हीट का लेन देन करता है तो एनर्जी चेंज होगा। तो एनर्जी चेंज होने के दो तरीके हैं, दो और सिर्फ दो तरीके, सबको याद हो गया बच्चों, या तो वर्क डन करके या हीट एक्सचेंज करके, देयर इज नो एनी अदर वे। ओके ठीक है, तो चलिए आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं बच्चों हम लोग, सिस्टम, मैंने कहा ना कि अगर कोई मास और एनर्जी दोनों को अलाउ करे, ओपन सिस्टम, अब मास को अलाउ न करे, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ करे, क्लोज सिस्टम, और दोनों को अलाउ न करे, न तो मास न एनर्जी, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, विच नाइदर अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मास, जो न तो मास को एक्सचेंज होने दे न तो एनर्जी को एक्सचेंज होने दे। जैसे थर्मस में, हम लोग थर्मस में थर्मस में या भी ऊपर लिखा हुआ एक केस देखो, कह रहा अ सिलेंडर फिल्ड विद अ गैस, अ सिलेंडर फिल्ड विद अ गैस एंड हैविंग रिजिड एडियाबेटिक वॉल। एक सिलेंडर हम ले बच्चों, देखो ये सिलेंडर लिया हमने, इसमें हम गैस भर दें, ये गैस भर दिया हमने, और इसकी बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री रिजिड है, एडियाबेटिक है। रिजिड है मतलब वर्क डन जीरो, और एडियाबेटिक मतलब हीट चेंज जीरो। वाव, ये क्लोज है तो मास फ्लो अलाउ नहीं है, रिजिड है तो वर्क डन जीरो, एडियाबेटिक, तो ये दोनों नहीं होगा तो एनर्जी फ्लो भी जीरो होगा। सिस्टम कैसा हो गया, एडियाबेटिक, लाइक थर्मस फ्लास्क। ओके वेरी नाइस, ठीक है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो मास का फ्लो और हीट का फ्लो दोनों अलाउ, ओपन सिस्टम, मास का फ्लो अलाउ नहीं, हीट का फ्लो अलाउ है, क्लोज सिस्टम, ऊपर ढक्कन लगा दिया, उसको लीड से क्लोज कर दिया। यहाँ हमने लीड से भी क्लोज कर दिया, बाहर एक ऐसा बाउंड्री बना दिया कि हीट का फ्लो भी अलाउ नहीं है, दोनों क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमने दो तीन चीज़ें पढ़ लिया, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। वाओ ग्रेट, मज़ा आया, है ना। तुम लोग घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, और मैं तो तुम लोग डुबाने वाला हूँ अभी इसके अंदर। कम ऑन सी, स्टेट वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल या फंक्शन क्या होते हैं बच्चों। ऐसा है कि थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे मेरी स्थिति है अभी, हम सभी थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक सिस्टम है, आप हैं, मैं हूँ, रिएक्शन है, कुछ भी, ये रिमोट है, ये भी एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम की अवस्था को बताने के लिए, टू मेजर, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, वो किस अवस्था में है, वो अभी किस अवस्था में है, उसे क्या, उसको डिस्क्राइब, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ इंडिपेंडेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। बहुत ध्यान सुनना है बात मेरी। जैसे सपोज करो मैं इसको गर्म कर रहा हूं और ये लगातार इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर हम अभी नहीं बताएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी पॉइंट पर अगर बात करते हैं, बच्चों रे ध्यान सुनना, अगर किसी ए पॉइंट पर हम किसी सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम इसलिए बात कर रहे हैं, इसमें कुछ अंदर कुछ भरा हुआ है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं अगर, ठीक है बच्चों, ए के लिए, तो इसके विषय में हम बातें तभी करेंगे जब वो एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, जब वो कैसे हो, एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या होता है ये समझो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
कि चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। जब समय के साथ उसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो, जैसे समय के साथ मेरा टेम्परेचर न बदले, मेरा प्रेशर न बदले, मेरा मास न बदले, तो मैं उस समय जब ऐसी घटना हो रही होगी उस समय मैं इक्विलिब्रियम पर आ गया, राइट। और तभी हम लोग उस सिस्टम के स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट स्टेट वेरिएबल्स या फंक्शंस क्या होते हैं, ये वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। दिस शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे क्या हुआ, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को हमको मेजर करना है, राइट। किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर करना हमको, और हम कह रहे हैं तुम कितना % नंबर पाए हो, फिर हम कह रहे हैं तुम्हारा क्लास में कौन सी रैंक है, फिर हम कह रहे हैं तुम मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। ये तीनों बातें डिपेंडेंट हैं कि नहीं बताओ। उसका परसेंटेज ज़्यादा है मतलब उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब मेहनत भी ज़्यादा करता होगा या करती होगी। तो दीज आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग बातें बताई जाए। दोज मेजरेबल इंडिपेंडेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच आर एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम किसी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरेबल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स और फंक्शंस। सो स्टेट वेरिएबल्स और फंक्शंस आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? दिस शुड बी इंडिपेंडेंट, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट। और ये कब देखेंगे हम लोग? एट इक्विलिब्रियम। वो कैसा इक्विलिब्रियम हो? इक्विलिब्रियम हर तरह का इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम। मटेरियल का मतलब उसमें जितने गैस हो गैस उतने का उतना हो। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मतलब उसका टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। प्रेशर इक्विलिब्रियम, उसका प्रेशर चेंज ना हो रहा हो। वो हर तरीके से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चा लोग ये देखो टेम्परेचर, टी फॉर टमाटो नहीं, टेम्परेचर, हाँ, P फॉर प्रेशर, H फॉर एंथैल्पी, ये H फॉर एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या है ये आगे हम लोग धीरे धीरे एंथैल्पी आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, H फॉर एंथैल्पी, राइट। U फॉर इंटरनल एनर्जी, U फॉर ये सब सिंबल यूज किए जाते हैं, इंटरनल एनर्जी। S फॉर एंट्रोपी, इनके विषय में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन, जिनसे हम लोग उस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किसी बच्चे को डिस्क्राइब करना तो उसके क्या नंबर आए हैं, कहाँ का रहने वाला है, कितना रोल नंबर है, दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, ठीक है बच्चों। नाउ टाइप्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है। ये सब के सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। कितने मोल गैसेस हैं, दीज ऑल आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ओके, एंड वी विल मेजर दिस प्रॉपर्टी टू डिस्क्राइब अ सिस्टम only if the system is at equilibrium. Okay, and this should be independent, right? Okay, now types of measurable properties, ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेट्स सी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सैंपल, राइट, जो साइज पर डिपेंड करे। जैसे मैं बोलूँ कि बहुत ध्यान समझना, मैं 1 किलो आलू खरीदा, आलू, डू यू नो पोटैटो? पोटैटो नहीं होता, पोटैटो। तो मैं आलू खरीदा और आलू मान लो 40 रुपए किलो है, राइट। तो 1 किलो खरीदूंगा तो 40 रुपए देना पड़ेगा, 2 रुपए खरीदूंगा तो 80 रुपए देना पड़ेगा, 3 किलो खरीदूंगा तो 120 रुपए देने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आलू खरीद रहा हूँ उतने ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। वैसे वो तो देने ही पड़ेंगे, इसमें कौन सी बात है? हाँ हाँ देने पड़ेंगे, लेकिन मैं बात सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मास या साइज पर डिपेंड कर रहा है। दूध का कितना कीमत हुआ, 1 लीटर दूध का जितना होगा 2 का उसका 2 गुना हो जाएगा। तो कितना रुपए खर्च किए
ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आलू 40 रुपए किलो है, ये चाहे आप 1 किलो आलू ले रहे हो तब भी 40 रुपए किलो है, 2 किलो ले रहे हो तब भी 40 रुपए किलो है, 3 किलो ले रहे हो तब भी 40 रुपए किलो है। दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, मास, वॉल्यूम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जो प्रॉपर्टी, जैसे समझो बात को मेरे बात को बहुत बहुत प्यार समझ में आएगा। मैंने जैसे मान लो ये पानी है, राइट, वाटर, आज ब्लू है पानी, ब्लू कर लिया हमने, ठीक है, पानी है। पानी का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। तो पानी को मैं आधा कर लूंगा तो क्या टेम्परेचर 15 हो जाएगा? नहीं। पानी को 1/3 कर लूंगा, क्या टेम्परेचर 10 हो जाएगा? नहीं। लेकिन 1/3 करने से वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। अगर 30 लीटर होता पानी तो 1/3 करने से 10 लीटर हो जाता, लेकिन टेम्परेचर सबका 30 ही रहता। तो जो चीज वॉल्यूम पर, साइज पर, मास पर डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ रहा है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो उसके अंदर का गुण है। वो ध्यान सोचो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो उसके अंदर का गुण है। आलू 40 रुपए किलो यहां मिल रहा है और गांव में या कोई नहीं, बगल में कोई खराब क्वालिटी का आलू है, वो 25 रुपए किलो बेच रहा है। तो इन दोनों का रेट अलग हो गया। क्यों अलग हुआ? क्योंकि दोनों क्वालिटी अलग अलग है। ये उस आलू की क्वालिटी है, उस पोटैटो क्वालिटी है, ये उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका निहित गुण है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो उसका गुण होता है। जैसे डेंसिटी। अब पानी की डेंसिटी मान लो 1 ग्राम पर ml है, तो पानी 1 लीटर लेंगे हम लोग तब भी यही डेंसिटी होगा, 2 लीटर लेंगे तब भी यही डेंसिटी होगा। वो उस पानी का गुण है। दूध का डेंसिटी इतना नहीं होगा, केरोसिन का डेंसिटी इतना नहीं होगा, उसका अलग गुण होगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जो उसके गुण होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जो मात्रा पे, अमाउंट पे, वॉल्यूम पे, साइज पे डिपेंड करती हैं, राइट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे सीधे जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं एकदम बिना बेझिझक। तो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सैंपल, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी ये क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा। कोई कितना हीट होल्ड कर सकता है, कोई कितना हीट ले सकता है। तो एक पत्थर, 1 किलो का पत्थर कम हीट लेगा, 2 किलो का पत्थर ज़्यादा हीट लेगा, 5 किलो का पत्थर और ज़्यादा हीट लेगा। यस नो, इट डिपेंड्स ऑन साइज। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, दिस ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो आप पे डिपेंड करे, या दूसरी भाषा में वो प्रॉपर्टी जो पर यूनिट डिफाइंड हो। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सैंपल। जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मतलब हीट पर यूनिट मास। वाओ, जो पर यूनिट इकाई डिफाइंड हो जाए। जैसे आलू का दाम पर केजी 40 रुपए, संतरे का दाम पर केजी 200 रुपए या 80 रुपए, वटेवर। तो जो हमने पर केजी या डेंसिटी, 1 मिलीलीटर का डेंसिटी 1 ग्राम है, तो हम पर यूनिट डिफाइन करें, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसे मोलरिटी, मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर केजी, है ना। तो सिमिलरली बाय द वे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर एंथैल्पी क्या बच्चों? एंथैल्पी पर यूनिट मोल। एंथैल्पी अगर कोई पूछे आपसे सिर्फ एंथैल्पी, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट मोलर एंथैल्पी, नाउ मोलर एंथैल्पी पर यूनिट मोल, इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है बच्चों? मोलर एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, पीएच, ईएमएफ ऑफ सेल, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। चाय की मिठास, स्वीटनेस ऑफ टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यू नो भाई, 1 चम्मच चाय भी उतनी मीठी लगती है जितनी कि पूरी चाय। लेकिन शुगर का कंटेंट, 1 चम्मच में कम शुगर होगा और 1 कप में ज़्यादा शुगर होगा, डेफिनेटली।
तो कंटेंट ऑफ द शुगर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्वीटनेस ऑफ द चाय टी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, विस्कोसिटी इज ऑल्सो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है सब। नाउ कॉन्सेप्ट में बता रहा था आपको, वही फिर बता देता हूँ। तो अगर पर यूनिट कोई चीज़ डिफाइंड हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक बार ध्यान समझो, अगर आपको पता करना है कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि वो तो उसकी अंदर का गुण है ना, उसको कई हिस्सों में काट दो। अगर सभी हिस्से का प्रॉपर्टी वही है जो पूरे का है तो वो इंटेंसिव है, अगर बदल गया तो एक्सटेंसिव है। जैसे मैंने कहा ना, ये समझो कोई बड़ा सा चीज़ है और उसको तुम्हें पता करना है कि उसकी वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, उसको कई टुकड़ों में काट दो। और अगर हर टुकड़े का, जैसे मान लो जैसे वॉल्यूम बोलूँ, वॉल्यूम, तो क्या इस पूरे का वॉल्यूम और एक टुकड़े का वॉल्यूम सब बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या पूरे का टेम्परेचर और एक का टेम्परेचर बराबर होगा? हाँ, तो पूरे का टेम्परेचर और एक का टेम्परेचर बराबर होगा, इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पूरे का मास और इसका मास बराबर नहीं होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पूरे का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अगर हम किसी चीज को कई हिस्सों में काट दें और पूरे बल्क का वो कैरेक्टरिस्टिक और एक का बराबर है, मतलब वो उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और नहीं है तो एक्सटेंसिव है। ओहो, क्या बात, ग्रेट। कुछ क्वेश्चन मैं एक दो आपके लेके आया हूं, उसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। एक और आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि मैथमेटिक्स जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर अप्लीकेबल है, इंटेंसिव पर अप्लीकेबल नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन प्लीज नोट दिस वन, कम ऑन एवरीवन। मैथमेटिक्स इज अप्लीकेबल ऑन एक्सटेंस, यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लो। मैथमेटिक्स इज अप्लीकेबल ऑन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैथ्स या अलजेब्रा इज अप्लीकेबल ऑन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ घटा सकते हैं। बट मैथ्स इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर। समझ गए बात आप मेरी? मैथ्स जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर अप्लीकेबल है, बट इंटेंसिव पर अप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, कम ऑन, आ जाओ फटाफट फटाफट। यह बात बढ़िया। सी बच्चों, मैथ्स मान लो जैसे देखो वॉल्यूम, जो मान लो जैसे मान लो वॉल्यूम है ना, आपने 1 लीटर और 1 लीटर मिलाया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। क्योंकि वॉल्यूम कैसा है बच्चों, ये वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। लेकिन मान लो ये 1 लीटर दूध है, दूध, और उसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, और ये 1.02 ग्राम पर ml दूध है, मिल्क है, और ये पानी है, अब पानी का डेंसिटी है 1.00 ग्राम पर ml। तो क्या इन दोनों को मिलाओगे तो इनकी डेंसिटी मिल करके ये 2.02 ग्राम पर ml हो जाएगा बच्चों। डू यू थिंक सो? अगर 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाएं हम तो दोनों मिलकर डेंसिटी मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। डू यू थिंक सो? बोलो। डेंसिटी 1 लीटर दूध का 1.02 ग्राम पर ml, 1 लीटर पानी का 1.00 ग्राम पर ml। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या डेंसिटी को भी हम ऐड कर सकते हैं? कैन बी? नो, बिकॉज डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स नहीं लग पाता, तो फिर क्या करेंगे? देन हाउ वी विल कैलकुलेट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। अब देखो मजेदार बात, मास कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। तो पूरे सॉल्यूशन का मास जोड़ दो, मास को जोड़ सकते हैं। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जोड़ दो, वॉल्यूम को जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ भाग दे दोगे तो आ जाएगा। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने से, ऐड करने से, सब्सट्रैक्ट करने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल सकती है। वाह! मैं फिर से अपनी बात को रिपीट मारता हूं, इन पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। बात नंबर 1, हम लोग मैथमेटिक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर लगा सकते हैं, इंटेंसिव पर नहीं लगा सकते। क्लियर एवरीवन? पॉइंट नंबर 2,
हम अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वी कैन ऑब्टेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके ओके, ग्रेट। सो 2 क्विज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन मोलर एंथैल्पी होगा वो इंटेंसिव हो जाएगा, बिकॉज पर यूनिट मोल होता है। ओके, नाउ अ सिस्टम इज सेड टू बी if it can neither exchange matter nor exchange heat with the surrounding। So आज के लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा बच्चों। हमने पढ़ा कि थर्मो करता क्या है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, फिर सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, फिर ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम, और फिर ये सब चीज़ें, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे आया तो आपको भी जरूर आया होगा। अगले क्लास हम लोग इसको आगे और लेके चलते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।